नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। बिहार के दंगल में बात करेंगे सीट बंटवारे पर सियासत। तो बिहार चुनाव में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल सीट बंटवारे को लेकर अपने अपने गठबंधन से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आरजेडी नेता भोला यादव रांची में मिले। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर दिया गया है। इसके लिए वाम दलों के साथ उसकी लगभग सहमति बन गई है। ऐसा यहां पे माना जा रहा है कि महागठबंधन प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द जारी कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन में दरार पड़ती भी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां तक बात आ गई है कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके मुताबिक कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। उम्मीदवारों के नामों की सूची भी तैयार की जा रही है। एक न्यूज चैनल ने अपने सूत्रों के हवाले से ये खबर की फिलहाल जानकारी दी है। लेकिन इस बीच अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर है वो फिलहाल साफ नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, पहले चरण के नामांकन के लिए महज एक दिन का वक्त बचा हुआ है। लेकिन अभी तक तस्वीर ये है कि लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर कौन सा दल किस गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। और तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए साफ किया कि उनका हित बीजेपी में नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। ₹60 जो कमाता है वो गरीब है क्या? तो 5,000 कमाने वाला, 3,000 कमाने वाला वो क्या है बताइए? और हम लोगों को बोलता है कि हम लोग जो है स्वर्ण का विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण आरक्षण का। अरे ये तो आप समझिए कि सामान्य आरक्षण वर्गों के लिए है। और हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये झुंझुंडा, ये जो दिखाया जाता है स्वर्ण गरीब के लिए है, ये स्वर्ण गरीब के लिए नहीं है, ये स्वर्ण अमीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी उठापटक तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे के लिए सभी दल रणनीति बनाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव शक्ति सिंह गोयल ने चुनाव में एनडीए की शिकस्त का फरमान भी जारी कर दिया है। एनडीए ने इस बार 2019 के चुनाव के बाद इस विधानसभा विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप में इसका पुनरावर्तन करेगा। मोदी मॉडल जो गुजरात में था वो नेशनल लेवल पे लागू हुआ है, उसी की बदौलत होता है। पर बिहार में 2014 के रिजल्ट के बाद 2015 में एनडीए ने मुंह की खाई थी। इस बार 2019 के चुनाव के बाद इस विधानसभा चुनाव में हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप में उसका पुनरावर्तन है। और हमारे साथ बिहार के दंगल पे और अधिक जानकारी के साथ बात करने के लिए प्रिय रंजन भारती साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिय रंजन भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। सर, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर पशोपेश की स्थिति सर बनी हुई है। इन सब के बीच जब नामांकन में हम देख रहे हैं कि एक दिन का वक्त बचा, एक दिन से कम का वक्त बचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अभी लोग जो है, जो मतदाता, उसको यही नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर कौन सा दल किस गठबंधन के साथ सर खड़ा हुआ है। हाँ, ये बड़ी बात तो है। लेकिन मैं बताऊं कि लगभग चीजें जो मतदाता हैं उनके बीच में साफ उनका मन मानस बना, गठबंधन के साथ कौन है, ये भी चीजें लगभग क्लियर हो है। वो बातें नहीं क्लियर हो पा रही है। वो ये मुझे तो लगता है कि एलजेपी के रूप में बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। एलजेपी निश्चित रूप से अगर एनडीए के साथ रहता है तो मुझे लगता है कि फिर वो पैराग्राफ जो भी होगा सारे बिल्कुल सटीक बैठेंगे और उसी के अनुसार महागठबंधन की। सर प्रिय रंजन जी, इस तरह की खबरें भी मिल रही है। एलजेपी का सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से शायद तस्वीर साफ हुई है, 25 सीटों पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जितनी सीटें चाहिए उस हिसाब से अगर वो अड़े रह जाते हैं तो फिर ये एलजेपी के रुख पर निर्भर करता है।
मुझे लगता है कि एलजेपी की जो लोक जनशक्ति पार्टी का स्टैंड है वो आज देर शाम तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है वो इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और जितनी उनकी मांगे हैं उसकी भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनको संतुष्ट करके अपने साथ जोड़े रखा जाए। बाकी चीजें 2-1 घंटे के बाद बिल्कुल सामने आ जाएंगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस कर एक शायद अपडेट आ रही है, 25 सीटों पर कहीं सहमति बनी है सर। हेलो, हाँ, 25 सीटों पर सहमति बनी है एलजेपी और एनडीए के बीच में, इस तरह की भी खबरें हैं सर। हाँ, ये सहमति की बात तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन एलजेपी कुछ और ज्यादा डिमांड कर रही थी। अब उसमें इनको विधानसभा की कुछ, विधान परिषद की कुछ सीटें चाहिए, राज्यसभा की कुछ सीटें चाहिए और कुछ इनकी शर्तें। अब वो अपना पैरामीटर जो क्लियर हो गया, अब उसके बाद वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। थोड़ा इसमें बात की, मैं कांग्रेस की बात कर रहा था। कांग्रेस आज की तारीख में देख रही है कि जो महागठबंधन के दल हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। उनको लगता है कि तेजस्वी उस कैलिबर का पर्सनालिटी नहीं है जैसे नीतीश कुमार को वो सामना कर सके। कांग्रेस चाहती है कि इसी लालू यादव जेल में हैं और उनकी अनुपस्थिति, चुनाव में उनकी अनुपस्थिति का फायदा कांग्रेस जितना हद तक उठा सकती है वो उठाना चाहती है। वो चाहती है कि हमारा कोई कद्दावर नेता या फिर सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव में जाए, या फिर सीटें अधिक बढ़ा करके दे ही हमारे लिए कमिटमेंट कर दें कि तुम्हारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होगा, तुम्हारा ये होगा। इस तरह की वो बातें चाहते हैं। एक तरह से कही जाए बात तो ये बार्गेनिंग की है, और बार्गेनिंग में और भी चीजें साफ होनी है। अभी बात की थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि कल से नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है, तो प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही बहुत सारी चीजें मतदाताओं के बीच बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। गठबंधन कौन सा होगा उनको मालूम है, भले उनका उम्मीदवार कौन सा है ये उनको मालूम है, और इसके हिसाब से वो तय करते हैं अपना पैमाना कि हमें किसके साथ जाना है। तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस को ऑफर दिया 58 सीटों का कि भाई 58 सीटों पर अगर सहमत है तो आइए, नहीं तो फिर बाहर जाइए। क्योंकि आरजेडी ने तय कर लिया है कि हम 150 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। अब जो उपेंद्र कुशवाहा की दुर्गति हुई है, मैं दुर्गति इसलिए कह रहा हूं कि पहले आरजेडी ने उनको 23 सीटें ऑफर माने नहीं वो चाहते 23 से और भी ज्यादा। उसके बाद फिर ये एनडीए में बात करने गए, एनडीए से इन्होंने सीटें रखी 12। एनडीए ने कह दिया कि हम 5 से ज्यादा नहीं देंगे। उपेंद्र यादव से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको 5 सीटें करना है। लेकिन फिर ये चारों खाने चित्त हो गए। यानी अभी वो मायावती का कोई वजूद नहीं है। पिछले चुनाव में वो 200 के करीब सीटें लड़ी थी, लेकिन उनको 4% वोट भी नहीं हासिल हो पाया था, तो उससे ही कम। तो वैसी स्थिति में ये मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएं और चुनाव में महत्वाकांक्षी जो इनके अरमान है वो बस उसके नाते इसका असर क्या होगा ये कहना बिल्कुल आसान है कि वो उनको हासिल कुछ नहीं हो पाला। जी, अब क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से आप बिहार की राजनीति को बहुत जमीनी स्तर पर जानते हैं, बारीकी से देखते हैं, 2015 के मद्देनजर चीज़ों को देखा जाए, जातीय आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, और जो 2015 में वोट शेयर रहा तमाम पार्टियों का, तमाम दलों को, हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए की बात हम करें तो किसका पल्ला आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए सीधी मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि बिहार का जो चुनाव है वो अभी भी विस्तार है 2019 के चुनाव का। क्योंकि आधार आप भले दूसरे राज्यों में प्रधानमंत्री के नाम पे बहुत तरह के भ्रांतियां फैला दी जाए, लोग तरह तरह की कयास करें, लेकिन बिहार का जो जनमानस है वो मोदी को पकड़ती है। आधार बीजेपी के जनाधार पे, चूंकि बीजेपी का नेतृत्व यहाँ बिहार में बड़ा बोनस है, तो ये नीतीश कुमार के आगे दंडवत है। सच कहा जाए तो भाजपा के वोट पर नीतीश कुमार आज करने वाले सिंदूर पहने हुए दूल्हा है। इसलिए कि भाजपा यहाँ कोई, इनके पास कोई नहीं है, इनके पास कोई
दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री वैसे कोई स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी के पास नहीं है। है तो सब के सब सिर्फ पिछलकों बने हुए हैं, सब मतलब के हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा को लगता है कि हम बिहार में जीत जाएं, नीतीश कुमार के होते ही सही हम बाजी निकाल लें, इसका हमें दूर तक संदेश जाएगा। आने वाले दिनों में जो दूसरे राज्यों में चुनाव है उसका बिहार का संदेश से प्रचारित करेंगे हमारी जीत। जैसे इन्होंने पीछे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों और महाराष्ट्र में, झारखंड में इनका बाजा बजा, इनकी हार हुई, उससे इनको काफी सदमा है और ये चाहते हैं कि वहां को किसी तरह नाक होए। तो इसलिए इन्होंने, भाजपा ने दंडवत कर लिया है एक तरह से किया है। और मैं जो कह रहा हूँ वो ये आने वाले दिनों में चर्चा साबित भी होगा कि नीतीश कुमार जो पहले कई बार भाजपा को आईना दिखा चुके हैं, दुलत्ती भी इन्होंने लगा दी है अपने भाजपा के नेताओं को कैबिनेट से हटा करके। इसके बावजूद भाजपा इनके आगे दंडवत है, इनके आगे शरणागत है। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनके पास नेतृत्व बिहार का बड़ा होना है। और वरना अगर अपने बूते के यहाँ बड़ी अंतर्द्वंद है इस बात को, अभी भी इसका क्योश चल रहा है कि अपने बूते अगर भाजपा चुनाव में बेहतर करेंगे 50% से अधिक, लेकिन ये अंदर खाने की बात है। लड़ना नेतृत्व ने तय कर दिया है कि हम एनडीए के स्वरूप में लड़ेंगे और इसका फायदा हमें होगा। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब चुनाव 3 दौर में होने हैं। चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी तक जो परिदृश्य है उसमें नीतीश कुमार का अपर हैंड है और फिर से इनकी सरकार लौट आएगी अच्छे बहुमत से, ऐसा मुझको लग रहा है। लेकिन प्रियदर्शन जी, जो ताज़ा ये जो गठबंधन हुए हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा और मायावती की बात करें या फिर पप्पू यादव और रावण की बात करें, ये इस बिहार के चुनाव में कितना असरदार रहने वाला है? बिहार का चुनाव इस बार गठबंधनों का चुनाव हो रहा है। एक सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी ने वो जनता पार्टी से निकले हुए जो नागपुर के सांसद थे, उनकी एक पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर के नाम से, उनके साथ समझौता कर दिया और कोई साथ। फिर पप्पू यादव ने कुछ दलों को मिला करके गठबंधन बना दिया। इनकी कोशिश है कि हम उपेंद्र कुशवाहा और मायावती को शामिल करें। अब ये कहा जा रहा है कि संभावनाएं तो ये है कि लोजपा क्या करती है, लोजपा या तो फिर सारे सीटों की भाजपा के अंदर खाने में समझौता करके जदयू के खिलाफ मोर्चाबंदी करे, या फिर वो तीसरे मोर्चे में जो कि ये हैं पप्पू यादव का मोर्चा, वह भी शामिल होने की कवायद चल रही है, तो इसके साथ जाए, या फिर कांग्रेस की तरह ये खुल करके सामने आ जाए कि हम अपने चुनाव लड़ेंगे। एक बार इन्होंने कोशिश की और उसका नतीजा क्या निकला था, चाबी सत्ता की अपने हाथ में रख कर ये सोचते थे। दोबारा चुनाव हुआ और ये चारों खाने चले। तो अभी शतरंज की जो बिसाते हैं वो बीचने वाली है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और आपके जो दर्शक हैं साथ जुड़े हुए, उन सबसे उनको भी बड़ी कौतूहल हो रहा होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन चीजें बस आज और कल में साफ हो जाएंगी। उसके बाद जब बिसाते बीत जाएंगी तो फिर मुहरे कैसे चले जाएंगे ये भी अंदाजा हम और आपसे ज्यादा। आपके पास कोई प्रियरंजन ब्रेकिंग न्यूज हो तो आप दे सकते हैं दर्शकों को। हेलो, आपके पास हम कह रहे हैं अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त है 24 घंटे के अंदर तो आप दे सकते हैं, इस वक्त दर्शकों को बता सकते हैं बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई कोई की बात कर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 24 घंटे बहुत ज्यादा बहुत अहमियत रखने वाले हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर। कुछ ही घंटों में बहुत कुछ तस्वीर साफ होने वाली है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि एलजेपी क्या करती है इस पर एक स्पष्ट रेखांकन होगा आने वाले कल से चुनाव उभरे पिछले वाले। दूसरा ये कि ये पप्पू यादव और ओवैसी का गठबंधन जो भी होगा, ये कवायद सिर्फ वोट काटने की रहती। इनकी कवायद वहीं तक से होगी कि किसको जीत से थोड़ा दूर घसीट ले जाए और हार के नजदीक ले आए। ये इतने मशक्कत है। लड़ाई आमने सामने की है और लड़ाई में मुझे लगता है कि
अभी ये गठबंधन जो भी होंगे, कल से जो चुनाव की प्रक्रिया नामांकन की शुरू होने वाली, एक एक करके बिहार की परंपरा रही है, कई फेजों में चुनाव होते हैं, तो अलग अलग फेज के कैंडिडेट्स अलग अलग तौर पे ये लोग जानेंगे एक साथ। अब कई बार एनडीए की तरफ से हुआ है, घोषणा हो जाती है पहले, लेकिन अभी जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है उसमें काफी कुछ तय होना बाकी है। वीरेंद्र जी, आपने जिक्र तमाम नेताओं का, तमाम पार्टी को लेकर हमने बात करी, लड़ाई की बात करी, लेकिन आपके तजुर्बे के हिसाब से अगर हम समझें तो बिहार में इस बार लड़ाई आप किसके किसके बीच दे रहे हैं? कौन आमने सामने खड़ा हुआ है जो सीधी लड़ाई उन्हीं के बीच है? सीधी लड़ाई को देख रहा हूँ इसको, एक तरफ नीतीश कुमार, उनके पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार, और दूसरी तरफ तेजस्वी है। तेजस्वी के पास एक कहने को ये है कि 15 साल बनाम 15 साल, हमारी 15 साल की अराजकता वाली सरकार ये दिखाई देते हैं, तो इनके भी 15 साल देख रहे हैं, देख ली जनता ने, और जनता को इनकी नाकामी को दिखता है। बेशक अभी बिहार में लेकिन प्रियंजन जी, ये देखने को मिला तेजस्वी यादव अपने पिता की छवि से इतर हटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा या इसका घाटा मिलेगा? नहीं, पिता की तुलना में तो वो नहीं कद के हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो पिता ने इनकी, ये लालू यादव ने जो भी अपना जनाधार बनाया हुआ है, उस जनाधार को ये ढोलें, उसका निर्वहन कर लें, और लालू यादव के नाम पर उनकी जाति और कुछ और लोगों की जो का समर्थन हो सकता है वो समर्थन हासिल कर ले, बहुत सारी सीटों पर ये बेहतर मुकाबला भी दे सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद और जिस तरह के परिदृश्य बन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा समीकरण काम कर रहा है कि एक सरकार जो काम कर रही है और दूसरी उसके पीछे जिस व्यापक जनाधार, जिस तरह से लालू यादव के खिलाफ जो माहौल बना उस पर भाजपा का जनाधार रहा है, तो भाजपा जिस तरह से खड़ी रही है इनके साथ, नीतीश कुमार के साथ, वो दोनों मिलकर के, दोनों जब भी मिलेंगे तो बड़ा असर होता है और बहुमत के करीब, बहुमत से भी अधिक आंकड़ा पहुंच जाता है चुनाव के नतीजों में। ये देखने को मिला। इससे चुनाव में महागठबंधन और जनता दल, महागठबंधन में तेज जनता दल जो नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी, तो नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा फैक्ट ये, उनके साथ जितना प्रतिशत जुड़ा हुआ है वो वोटों का अगर योगफल जिसके दल, जिस गठबंधन या जिस दल के साथ चला जाता है उसकी जीत निश्चित है। इसके बाद का नहीं साहब, अभी सबसे बड़ा एक चीज और उभर करके आ रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार एक बिहार का ऐसा फैक्टर बन जाएगा जो हर चुनाव में अपनी भूमिका अदा करेगा इस रूप में कि नीतीश कुमार जिसके साथ होंगे उसकी जीत निश्चित है। और ये पिछले कुछ एक चुनावों से तय भी होता जा रहा है और नीतीश इस भूमिका में है, इसका फायदा भी उठा रहे हैं, और अभी भाजपा इसको पूरी तरह से हर अंदाज में उठाने के लिए बेसब्र दिख रही है और बिछाते और प्रियदर्शन जी, बात हम मुद्दों की करें क्योंकि चुनाव में मुद्दे भी बहुत अहम होते हैं। मैं मानता हूं कि चुनाव ज़्यादातर जाति आधार पर होते हैं हर जगह, चाहे यूपी की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें, लेकिन इस बीच बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नज़र आता है? आपकी मतदाता से ही बात हुई होगी, उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 2015 से लेकर 2020 में बहुत कुछ बदला है, बहुत मुद्दे गढ़े गए हैं, बहुत मुद्दे ज़मीनी हैं, इन सब के बीच कोरोना काल भी है, कई सारी चीज़ें भी हुई हैं। आपकी लोगों से बात हुई होगी, मतदाता क्या महसूस कर रहा है? ये बिहार में तो अभी चुनाव की स्थिति नहीं थी, आज भी चुनाव आयोग की टीम बिहार में मीटिंग है, दौरे करते हैं, लेकिन मैंने अभी खबर चलाई है कि एक ऐसा तबका है जहां लाखों की आबादी बाढ़ में डूबी हुई। गोपालगंज और उस इलाके में 2-2 बार बांध टूटी थी और ये लगातार जो बारिश हुई है अभी सब कुछ सारा, मतलब करीब करीब 10 लाख की आबादी बाढ़ में। अब जब चुनाव घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू होगी,
तो उन बाढ़ पीड़ितों के लिए न तो तंबू है, न सरकारी सेवक उनके लिए राहत सामग्री जुटाने में लगे, न किसी की सुधी है। सब कोई सोच रहा है हम आचार संहिता के दायरे में क्यों आए, कौन करेगा उनकी मदद। ऐसे में चुनाव में कितनी प्रतिशतता उनकी होगी, कितने भागीदार वो होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग भले अपनी पीठ थपथपा ले कि दुनिया भर के 70 देशों में जहां लोकतंत्र के लिए चुनाव कराने नहीं कराए, लेकिन हमने करा लिया, तो आप पीठ थपथपा लीजिए। ये दूसरी एक और बात, कोरोना का संक्रमण दिखावे के लिए भले कम कर दिया गया हो, लेकिन कम हुआ नहीं। लोग संक्रमित हैं और बड़ी तेजी से इसी बात पे जो प्रियदर्शन जी आपने सवाल कोरोना के संक्रमण को लेकर बात कही, वोटिंग प्रतिशत बहुत मायने रखता है कि कितना हुआ, लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है, तमाम गाइडलाइन बनाई गई हैं। अब प्रचार का तरीका अलग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेता नजर आएंगे, जो मतदान केंद्र होंगे वहां पर भी कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। इसके माते देखा जाए तो जो मतदान प्रतिशत है उसके पर भी साफ तौर पे कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। अगर असर देखने को मिला तो इसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा आगे? मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना काल में मतदान तो नाम मात्र का ही होगा। मुझे इस बात का अंदाजा है डरे सहमे लोग पर जाएंगे नहीं। वर्चुअल रैलीज कितनी जगह पर गांव में सफल होगी, कौन कनेक्ट हो पाएगा, इंटरनेट की सेवा उतनी है। अब कल्पना कीजिए आप बाढ़ पीड़ित इलाके में जहाँ जहाँ कोई साधन कोई संसाधन नहीं, कोई उनकी मदद नहीं करने आ रहा, वो कोरोना से मर रहे हैं कि भूख से मर रहे हैं कि कोई बीमारी से मर रहे हैं, उनकी बदहाली क्या है, उनके पास चुनाव की क्या पड़ी है, वो तो खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर। ऐसी हालत आप कल्पना कीजिए कि चुनाव तो बेमानी हो जाता है, 20% भी मतदान हो जाए सही में, तो मुझे लगता है कि बड़ी सफलता हो। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था, सारी गाइडलाइंस तो चुनाव आयोग ने तय कर दी, लेकिन जो मतदाता जिसको जबरन आप बाध्य कर रहे हैं कि कोरोना काल में संक्रमण के बीच तुम वोट करो, वो अगर संक्रमित होता तो सर क्या चुनाव आयोग देगा? चुनाव आयोग ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सारे पैरामीटर्स आपने तय कर दिए, लेकिन मतदाताओं के लिए जिनके बूथ पे आप चुनाव की इतना बड़ा बिगुल फूट किया, इतनी बड़ी बारात आपने जमा कर दी, उसके लिए आप ठीक है प्रियदर्शन जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर जंग है, दूसरी तरफ कोरोना काल है, मतदान प्रतिशत को भी लेकर हमने सवाल किया क्योंकि बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये हर बदलाव इस बिहार चुनाव में कितना असर डालेगा ये फिलहाल देखने की बात होगी। फिलहाल बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।